अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम एक इम्पोर्टेंट केस डिस्कस करने जा रहे हैं हंगेरियन मेथड का, जिसमें हम मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम को डील करेंगे। मैंने जो प्रीवियस 3 लेक्चर्स कराए हैं हंगेरियन मेथड के, केस 1, केस 2, केस 3 के नाम से, उन तीनों में मैंने मिनिमाइजेशन वाली ही प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। दरअसल केस 1, केस 2, केस 3 इस तरीके से नंबर दिया हुआ है कि मैंने हर लेक्चर के अंदर थोड़ा सा ना डिफ़िकल्ट लेवल बढ़ाया था। केस 1 के अंदर मैंने एक सिंपल बताया था कि हंगेरियन मेथड को किस तरीके से सॉल्व करना है। देन उसके अंदर अगर कुछ इश्यूज मतलब कि उससे थोड़ा डिफिकल्ट लेवल वाला क्वेश्चन पकड़ा था, और देन केस 3 के अंदर उससे डिफिकल्ट। तो आज एक किस्म का केस 4 समझ लें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो तीनों जो प्रॉब्लम मैंने कराई थी वो मिनिमाइजेशन केस की थी। यानी कि उनका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या था, मिनिमाइजेशन का था। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें हमने मैक्सिमाइजेशन के केस को डील करना है। तो दोनों में ना मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन के केसेस में थोड़ा सा है डिफरेंस है इन दोनों में। तो उस चीज़ को आज हमने देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि क्वेश्चन जो है वो है, सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम एट द हेड ऑफिस ऑफ कंपनी देयर आर 5 रजिस्ट्रेशंस काउंटर्स, 5 persons are available for service. How should the counters be assigned to persons so as to maximize the profit? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम हंगेरियन मेथड या असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है, इसके अंदर हमने इस तरीके से असाइनमेंट करनी होती है कि एक वर्कर को एक ही जॉब असाइन हो। इस केस के अंदर क्या है कि सिर्फ 5 पर्सन दिए हुए हैं और उसने कहा कि 5 काउंटर्स हैं। और उसने कहा कि यानी कि हमने क्या करना है कि हर एक पर्सन सिर्फ एक काउंटर के साथ एसोसिएटेड हो। मतलब कि एक पर्सन दो काउंटर्स के साथ ना रिलेटेड हो। सिर्फ हम मतलब कि हमने एक पर्सन को एक ही काउंटर असाइन करना है, एक से ज़्यादा असाइन नहीं करने। इसी तरीके से एक ही काउंटर पे एक ही पर्सन होना चाहिए, एक से ज़्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए, असाइन नहीं होने चाहिए। तो चलें अब इसको सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, उसने कहा है प्रॉफिट। ये तो उसने खैर उसने खुद ही कह दिया कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अगर मैक्सिमाइज का वर्ड ना लिखा होता है तो इसका मतलब प्रॉफिट लिखा हुआ, जैसे ही आपने देखा कि प्रॉफिट लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन प्रॉफिट है, प्रॉफिट का है, तो हमने उसको मैक्सिमाइज करना होता है। कॉस्ट अगर है तो उसको मिनिमाइज करना होता है, प्रॉफिट है तो उसको मैक्सिमाइज करना है। खैर इसने तो खुद कह दिया कि मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। अगर फर्स्ट करेंगे यहाँ पे मैक्सिमाइज का वर्ड ना लिखा होता तो फिर किस तरीके से आपको पता चलता कि भाईजान हमारा इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइजेशन के केस का है या मिनिमाइजेशन के केस का है। तो आपने देखा है कि प्रॉफिट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्रॉफिट से आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपने मैक्सिमाइज करना है। तो सबसे पहले तो हमने इसको नोट डाउन कर लिया। ये हमें उसने कॉस्ट दी हुई है। जो हमारा प्रॉब्लम था ये जो है रो में इसने 1 2 3 ये काउंटर्स लिखे हुए हैं, और ये पी जो है ए बी सी डी ये हमारे पास पर्सन है, और ये उनकी कॉस्ट उसने दे दिया, कॉस्ट वाला टेबल हमें दे दिया। अब हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले देखना है कि आपका जो प्रॉब्लम है जो गिवन है वो बैलेंस भी है या नहीं। यानी कि प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रॉब्लम जो होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होती है। अगर हम नंबर ऑफ रोज काउंट करें 1 2 3 4 5 है, और पर्सन्स के कॉलम यानी कि कॉलम्स काउंट करें तो वो है 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बाय 5 का मैट्रिक्स है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ठीक है, बैलेंस्ड है प्रॉब्लम। अगर ये बैलेंस ना होती तो फिर इस तरीके के केसेस में हम क्या करते हैं कि हम अगर रो कम है तो हम डमी रो ऐड कर देते हैं ज़ीरो कॉस्ट के साथ। अगर कॉलम नहीं है तो हम कॉलम ऐड कर देते हैं। अगर यहाँ पे एक पर्सन कम होता तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो नहीं बन रहा था, 5 बाय 4 का मैट्रिक्स बन रहा था, यानी कि एक कॉलम कम है तो हमने एक कॉलम ऐड कर देना है। और उसके अंदर कॉस्ट हमने क्या लेनी है, इनिशियली हम ज़ीरो लेते हैं, मतलब कि हमने अज्यूम कर लेना है ज़ीरो। अगर उसने फर्ज करेंगे, बाज़ औक़ात होता है कि क्वेश्चन के अंदर ही वो कह देता है कि भैया आपने जो डमी रो या कॉलम ऐड करना उसकी कॉस्ट ये होगी, तो इस तरीके से भी दे देते हैं। अगर उसने कॉस्ट दी हुई है तो आपने वो यूज़ करनी है, अगर नहीं दी हुई तो आपने ज़ीरो अज्यूम कर लेना है। तो सबसे पहले तो आपने प्रॉब्लम को बैलेंस करना होता है। अगर नहीं है तो ये बैलेंस प्रॉब्लम थी, 5 बाय 5 का मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले ये एक ही स्टेप इसमें डिफरेंट है। मिनिमाइजेशन के केसेस में और मैक्सिमाइजेशन के केस में सिर्फ एक ही स्टेप का डिफरेंस है। मैक्सिमाइजेशन के अंदर सिर्फ एक स्टेप ज़्यादा करना पड़ता है, वो स्टेप कर लेंगे, उसके बाद सेम टू सेम आपने मिनिमाइजेशन, यानी कि जो मैं 3 लेक्चर से कराता हुआ आ रहा हूँ, 3 लेक्चर मैंने जो इस पे अपलोड किए हुए हैं हंगरी मेथड पे, उसी तरीके से आपने सॉल्व करना है। बस एक ही स्टेप आपने याद रखना है, बाकी सारी वर्किंग सेम ही है। मैं आपको इसमें थोड़े बता भी दूंगा सारी वर्किंग भी।
लेकिन बेहतर है कि आप प्रीवियस वाले लेक्चर्स देखें आएँ, उसमें डिटेल में बता दूँगा, बताए हुए हैं। इसके अंदर बस आपको आइडिया दे दूँगा और आपको बता भी दूँगा कि कहाँ से वर्किंग सेम ही है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि ये आपको पता है मैक्सिमाइज़ेशन का केस है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि मैक्सिमाइज़ेशन का प्रॉब्लम जब होता है ना, उसको हमने मिनिमाइज़ेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना होता है। वो किस तरीके से करना है, लाइक अब ये मैक्सिमाइज़ेशन का प्रॉब्लम है, इसको हम मिनिमाइज़ेशन के प्रॉब्लम में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने क्या करना है कि पूरे मैट्रिक्स में से देखना है, लाइक ये जो कॉस्ट वाला है, ये कॉस्ट लिखी है ना 30, 37, ये वाली वैल्यूज़ में से हमने सबसे मैक्सिमम निकाल लेनी है और इसमें सबसे मैक्सिमम क्या आ रहा है 62। हमने क्या करना है कि इस ये जो वैल्यूज़ है ना, इन सबको 62 से हमने माइनस कर देना। माइनस करके जो हमारे पास मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा, वो हमारा मिनिमाइज़ेशन में कन्वर्ट हो गया होगा। मतलब कि अब हमारी प्रॉब्लम जो है वो मिनिमाइज़ेशन में कन्वर्ट हो गया। हमने उसको एज़ इट इज़ सॉल्व करना है जिस तरीके से हम प्रीवियस लेक्चर्स में करते हुए आ रहे हैं और देन फाइनली आपने आंसर लिख देना है। बस ये फ़र्क है, छोटा-सा बस ये फ़र्क है मैक्सिमाइज़ेशन और मिनिमाइज़ेशन के केस में बस। और तो यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं वही लिखा हुआ कि गिवन प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस है 5 जॉब्स एंड 5 मशीन्स है जो मैंने आपको बताया भी था। इसके अंदर खैर इस जॉब के अंदर ये यहाँ पे पर्सन आने थे और यहाँ पे काउंटर्स आने थे, तो ये मिस्टेक है खैर। अम, आगे उसने कहा कि प्रॉब्लम का आपने मैक्सिमाइजेशन का मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि मैक्सिमाइजेशन का केस है तो उसको हमने मिनिमाइजेशन के केस में कन्वर्ट करना होता है। तो हमने किस तरीके से कन्वर्ट किया वही हमने यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ में से ये जो सारी वैल्यूज़ हैं इन सब वैल्यू में से हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाली जो कि थी 62। अब वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमाइजेशन वी रिड्यूस द मैट्रिक्स बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल एंट्रीज बाय द लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज 62, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू निकाली जो कि 62 आई है। अब हमने हमारे पास एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा जिसकी इस इन सबको लाइक मतलब कि हम 62 माइनस 30 करेंगे, इसी तरीके से 37 माइनस सॉरी 62 माइनस 37 करेंगे और हमने इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा, यानी कि 62 में से हमने हर वैल्यूज़ को माइनस कर लिया तो हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ ये आ गई हैं। तो अब यहाँ पे देखें ये 0 क्यों आया, क्योंकि 62 माइनस 62 हुआ, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, अब ये हो गया मिनिमाइज़ेशन में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमने जो करना है वो अब इसकी वर्किंग किस तरीके से करनी है, अब हमने यहाँ से वर्किंग स्टार्ट कर देनी है जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में नहीं करवाए। केस 1, केस 2, केस 3 हंगेरियन मेथड के जो मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं इससे प्रीवियस वाले, सेम टू सेम वही है। अब यहाँ से मतलब कि आपने वही स्टार्ट कर देना कि रो में से मिनिमम निकालना है, देन कॉलम में से मिनिमम निकालना है और उसको फर्दर सॉल्व कर देना। लाइक मैं फिर भी आपको करके दिखा देता हूँ। तो वही करते हैं लाइक अब मसला, हाँ एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे हमने एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करनी होती है। लाइक कुछ होंगे कि कुछ बच्चे इस तरीके से कर लेते हैं कि 30 माइनस 62 और माइनस 32 लिख देंगे। नहीं, आपने सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करनी है। 62 में से आप माइनस करें तो खैर वैसे ही पॉजिटिव आएगा। लेकिन कुछ इस तरीके से भी कर लेते हैं कि 25, लाइक ये 25 लिखा है, 25 माइनस 62 और तो यहाँ पे वो लिख देते हैं माइनस 37। माइनस की नेगेटिव वैल्यूज नहीं लिखनी है आपने, आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी होती है। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ पे आपने जो मैट्रिक्स में वैल्यूज पुट करनी है वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यूज को पुट करना है। तो अब ये हमारी क्या हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू जो थी 62 में से माइनस करने के बाद हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब ये हो गया मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट, यानी कि अब हमारी जो प्रॉब्लम है वो मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गई है। और स्टार्ट करते हैं वर्किंग, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि हमने अब रो में से मिनिमम निकालना है जिस तरह हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में करते हुए आ रहे थे। लाइक इस रो में से आएगा 3, सॉरी यहाँ से यहाँ पे देखना है, इस रो का मिनिमम क्या है हमारे पास है 22। यहाँ से भी हमारे पास 22 आ रहा है, यहाँ से भी 22 आ रहा है और यहाँ से भी 22 है और यहाँ से 0 आ जाएगा रो का। तो अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारे पास ये देखेंगे 22, पहली रो में से 22 मिनिमम आया था, तो 22 माइनस 22 किया तो 0 आ गया। इसी तरीके से 20 यहाँ से 34 माइनस 22 किया तो हमारे पास 12 आ गया और हर रो में से हम निकाल लेंगे। इस तरीके से जब हमारे पास रो में से सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी मैट्रिक्स के अंदर वो ये हैं। यहाँ पे मैंने साथ साथ लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट कोस्ट एलिमेंट ऑफ ईच रो फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स इन द रो ऑफ द गिवन मैट्रिक्स कोस्ट मैट्रिक्स, सी डैट ईच रो कंटेन्स एट लीस्ट 1 0। तो यानी कि जब आप हर रो में से उसके मिनिमम में से माइनस कर देंगे तो हर रो के अंदर एक कम से कम एक जीरो आ जाएगा। एक से ज़्यादा हो सकते हैं, कम से कम एक जीरो आ जाएगा ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद।
उसके बाद आपने क्या करना है कि कॉलम वाइज आपने देख लेना है कि इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है, इसमें ज़ीरो है, इसमें भी ज़ीरो आ रही है कॉलम में, इस कॉलम में भी हमारे पास ज़ीरो मिनिमम आ रहा था और इसमें हमारे पास आ रहा है 4, इसमें हमारे पास ज़ीरो आ रहा है। तो अब हमने कॉलम वाइज हमने सब्ट्रैक्ट कर देना, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमने अब कॉलम में से स्मॉल कॉस्ट निकालनी है और उनको सब्ट्रैक्ट करना है। ये सारी वर्किंग मैं प्रीवियस लेक्चर्स में करा चुका हूँ। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रही, लाइक मैं अभी बता रहा हूँ, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स देखे हुए हैं तो उनको पता चल रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं साथ साथ फिर भी बता रहा हूँ कि किस में से क्या मिनिमम आएगा और क्या रो ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है, कॉलम में से क्या निकालना है। देन हमारे पास जब हम रो और कॉलम में से रो मिनिमम सब्ट्रैक्ट करने के बाद और देन हम कॉलम मिनिमम सब्ट्रैक्ट करने के बाद हर कॉलम में से, तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। अब हमने इस मैट्रिक्स में क्या करना है कि असाइनमेंट स्टार्ट करने का, हमने हर रो पहली रो में स्टार्ट होने देखना कि कहाँ पे एक ज़ीरो आ रहा है। जिस रो के अंदर एक ज़ीरो आ रहा है पहले उसको आप पकड़ लें। तो लाइक ये ज़ीरो आ रहा था, ये मैंने ऑपरेशन सारे एक साथ ही कर दिए हुए हैं। तो अब बेहतर है कि आप प्रीवियस वीडियोस देख लें, तो उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप करवाया। तो यहाँ पे क्या था कि भाईजान पहले आपने ये रो पकड़ ली, तो इसमें देखें कि एक ज़ीरो आ रहा है। आपने मैंने अभी क्या कहा कि मैंने कहा कि आपने वो रो देखनी है जिसके अंदर एक ज़ीरो आ रहा है। तो एक ज़ीरो आ रहा था यहाँ पे, तो हमने इसको हाईलाइट कर लिया, बॉक्स को हाईलाइट कर लिया। देन हम क्या करते हैं कि भाईजान उसके रिस्पेक्टिव रो में देखते हैं कहीं और ज़ीरो तो नहीं आ रहा। अगर ज़ीरो आ रहा है तो उसको क्रॉस कर देते हैं, और फिर उसके साथ साथ हम कॉलम में भी देखते हैं कि उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में कहीं ज़ीरो आ रहा है। ये देखें आ रहा है, इसको हमने क्रॉस कर दिया, ठीक है। फिर हमने आगे देखा, यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं है, यहाँ पे देखा तो यहाँ पे भी दो ज़ीरो थे, यहाँ पे देखा तो ये रो आ गई जिसके अंदर एक ज़ीरो था, इसको भी हमने हाईलाइट कर लिया। इसके कॉलम में देखा कोई ज़ीरो तो नहीं है, अगर ज़ीरो होता तो हम क्रॉस कर देते। इसके रो में देखा नहीं है ज़ीरो, कोई इसके अलावा कोई और ज़ीरो नहीं है, अगर होता तो उसको क्रॉस कर देते, ठीक है। हमारे पास अब क्या हो गया, रो में हमारे पास ऐसी रोज हमने हाईलाइट कर ली हुई हैं और उनकी कंप्यूटेशन पूरी कर ली है जिनके अंदर एक जीरो आ रहा था। अब हमने कॉलम वाइज देखना कि कौन से ऐसे कॉलम है जिनके अंदर एक जीरो आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये पहले ही जीरो सिलेक्ट हुआ, बाकी सारे सब्ट्रैक्ट हो गए, मतलब कि क्रॉस हो गया। इस तरीके से हमने इस कॉलम में देखा, ये पहले ही हो चुका है रो ऑपरेशन के अंदर। इस कॉलम में देखेंगे तो आपके पास ये भी बचा होगा, ये भी बचा होगा, लेकिन आप देखेंगे कॉलम में के अंदर दो जीरो आ रहे हैं। मैंने कहा कि आपने सबसे पहले देखना कि कौन से ऐसे कॉलम है जिनके अंदर एक जीरो आ रहा है, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पे देखें तो ये वाला कॉलम है जिसके अंदर एक जीरो आ रहा है, ये अभी हाईलाइट नहीं हुआ होगा क्योंकि ये सारा मैंने एक ही स्टेप के अंदर किया हुआ है, तो इस वजह से आपको फाइनल आंसर नज़र आ रहा है। वरना स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कराया हुआ है, तो वो लाजमी आप देख लें। तो यहाँ पे ये जो जीरो है इसको हमने हाईलाइट कर लिया। इसके रिस्पेक्टिव हमने रो में देखना कहीं पे जीरो है, यहाँ पे जीरो आ रहा था, हमने उसको क्रॉस कर दिया। इसके कॉलम में देखा कहीं जीरो आ रहा नहीं आ रहा। इसी तरीके से हमने लास्ट वाले कॉलम में देखा तो एक जीरो वाला ही कॉलम था, यानी कि लास्ट कॉलम में भी एक ही जीरो आ रहा था, हमने उसको हाईलाइट किया। उसके रो में देखे यानी कि ये जीरो पहले क्रॉस नहीं था, तो हमने इसको क्रॉस कर दिया। और इसके कॉलम में देखा रिस्पेक्टिव कॉलम में, तो वहाँ पे कोई जीरो नहीं था, तो हमारी असाइनमेंट होगी। अब हमने देखा कि भाईजान अगर हम देखें तो ये है, यहाँ पे थे काउंटर्स, मैंने आपको कहा था यहाँ पे काउंटर्स है, यहाँ पे हमारे पास पर्सन्स है ABCDE, और यहाँ पे 1 2 3 4 5। अब ये जो बात है ये कह रहा है कि भाईजान काउंटर 1 असाइंड हुआ है पर्सन E को, और ये कह रहा है काउंटर 2, ये जो हाईलाइटेड है ये बता रहा है कि काउंटर 2 असाइन हुआ है पर्सन 1 को। और यहाँ पे है काउंटर 3, ये देखें आपके अंदर इस रो के अंदर कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं जो कि कोई भी ऐसा जीरो नहीं है जो कि हाईलाइट हो, मतलब कि उसके ऊपर हमने स्केयर प्लॉट किया हो। तो इसका मतलब ये है कि काउंटर 3 पे कोई भी पर्सन असाइन नहीं हुआ। काउंटर 4 पे हुआ पर्सन D, और काउंटर 5 पे हुआ हमारे पास पर्सन B, ठीक है। अब ये 1 to 1 तो असाइनमेंट ना हुई, मैंने आपको कहा था कि असाइनमेंट प्रॉब्लम का मकसद ही है कि एंड पे हमने 1 to 1 असाइन करना। लाइक एक काउंटर पे एक ही पर्सन होगा और एक पर्सन एक ही काउंटर के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। अब यहाँ पे देखेंगे काउंटर 1 अस पे एक पर्सन यानी कि मीट हो गया, काउंटर 2 भी है, लेकिन काउंटर 3 ऐसा है जिसपे कोई भी पर्सन असाइन नहीं हुआ। और इसी तरीके से हमारा पर्सन C जो है वो भी ऐसा है कि वो किसी काउंटर को नहीं असाइन हुआ। तो यानी कि ये प्रॉब्लम जो है वो ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। और इसके बाद हमने क्या करना होता था, हमने करना होता था, हमने मैक्सिमम सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ रोज ड्रा करनी होती थी जिसके अंदर सारे हमारे जीरो क्रॉस हो जाए। ये सारी वर्किंग वगैरह मैं लास्ट लेक्चर्स में करा के आया हूँ, तो पता लग गया होगा जिन्होंने वो लेक्चर सुना है तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हमने वही किया, वही बात जहाँ यहाँ पे बताई हुई है टिक करके कि काउंटर 1 पर्सन E को असाइन हो गया और एक
काउंटर जो 2 है वो पर्सन 1 को असाइन हुआ है, लेकिन ये जो काउंटर है काउंटर 3 वो किसी पर्सन को असाइन नहीं हुआ। इसी तरीके से हमारे पास काउंटर जो है सी सॉरी पर्सन सी है वो किसी काउंटर का असाइन नहीं हुआ, और यहाँ पे वही लिखा हुआ कि इस वजह से हमारे पास यानी कि ये हमारा 1 to 1 असाइनमेंट नहीं हुई। तो अब इसको हम मतलब कि हम फेज 2 में चले जाएंगे हंगरियन मेथड के। वो क्या होता था जिसके अंदर हम मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रा करते थे हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, बस आप कौन सी लाइंस ड्रा कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, बस। तो डायगोनली आप ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह आपने लाइन ड्रा करनी है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस यूज की जाए और हमारे जितने भी जीरोस आ रहे हैं ना इस मैट्रिक्स में वो सारे के सारे क्लोज्ड हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने मैपिंग की, देखें कि सबसे पहले तो आपने देखना होता है कि कौन सी ऐसी रो है जिसके अंदर मैक्सिमम जीरोस आ रहे थे। तो यहाँ पे देखें तो ये थी दो जीरोस आ रहे थे, यहाँ पे भी दो जीरोस आ रहे थे, इन दोनों का हमने पहले क्रॉस कर दिया। देन हमने देखना कि कॉलम में देखना कि कौन से ऐसे कॉलम हैं जिनके अंदर दो जीरोस आ रहे हैं। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे दो जीरोस आ रहे थे, ये क्रॉस हो गया। अम, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि कोई ऐसा कॉलम नहीं है जिसके अंदर दो जीरोस आ रहे हैं। देन आपके पास ये था कि एक कॉलम आ रहा है जिसके अंदर एक जीरो है। अब ये आपकी मर्जी है भजन, आप इसको रो में क्रॉस कर दें या कॉलम में कर दें, क्योंकि लाइन एक ही, अगर आप कॉलम में क्रॉस कर दें तब भी एक ही लाइन लगेगी। अगर आप रो में क्रॉस कर दें तब भी एक ही लाइन लगेगी। तो आप हमने इसको रो में क्रॉस कर दिया। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी होंगी, 1 2 3 4, ये मिनिमम मिनिमम ही होंगी। जैसा कि आप देख भी सकते हैं कि मिनिमम ही यूज की गई हैं लाइंस, और हमारे जितने भी मैट्रिक्स के अंदर जीरोस आ रहे थे वो सारे के सारे क्रॉस हो गए हैं। तो अब हमने क्या करना है कि जो अनक्रॉस सेल्स होते हैं ना, यानी कि ये वाले जो सेल्स होते हैं, इसमें से हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी जो कि है 4। अब आपने क्या करना है कि इस 4 को इन ये जो अनक्रॉस सेल्स है ना इन वाली वैल्यू से माइनस कर देना है, और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। और इसी तरीके से यहाँ पे ये जो डबल क्रॉस है, यानी कि ये देखें 10 इस लाइन ने भी क्रॉस किया, इस लाइन ने भी क्रॉस किया, यानी कि यहाँ पे डबल क्रॉस है, ये डबल क्रॉस एलिमेंट कहलाता है। तो इनके अंदर यानी कि मिनिमम वैल्यू का ऐड कर देंगे। लाइक 4 जो हमने यहाँ पे ये देखना अनक्रॉस सेल्स कौन से, इनमें से मिनिमम वैल्यू क्या है 4। 4 को हमने इन वाले सेल से यानी कि जो अनक्रॉस सेल्स है उनमें से हमने माइनस कर देना है, और हमने उस मिनिमम वैल्यू को इस डबल क्रॉस वाली जगह पे यानी कि डबल क्रॉस वाले सेल पे हमने ऐड कर देना। जो सिंगल क्रॉस है लाइक ये 3 ये 0 ये 8 ये सिंगल क्रॉस है ना, तो इनको एज इट इज हमने नोट डाउन कर देना, हमारे पास ये वैल्यूज ऑब्टेन हो जाएगी। वही क्या ये यानी कि देखिए यहाँ पे था 10 के अंदर हमने 4 को ऐड कर दिया क्योंकि डबल क्रॉस था। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे डबल क्रॉस हो रहा है, यहाँ पे डबल क्रॉस हो रहा है, तो हमने 4 को ऐड कर दिया। और ये जो सेक्शन था हमारा ये वाला पोर्शन ये था अनक्रॉस, तो इसमें से हमने 4 को माइनस कर दिया। तो हमारे पास जो नई वैल्यूज आई वो देखें 12 9 11। और ये वाली जो लाइन थी मैंने कहा था ये सिंगल क्रॉस है, जिस तरह ये 3 था 0 था, ये एज इट इज हमने नोट डाउन कर दी, ये सेम टू सेम। जब हमारे पास ये आ गए, अब हमने क्या करना है कि हमारे पास अब एक न्यू मैट्रिक्स आ गया। अब हमने उसी तरीके से असाइनमेंट स्टार्ट कर देनी है। हमने रो में देखना कि पहली रो में रो वाइज देखना कि सिंगल जीरो किस में आ रहा है। तो आप देखें तो सिंगल जीरो आ रहा है इसमें, तो ये सिलेक्ट हो जाएगी इसके कोरस्पॉन्डिंग रो, और कॉलम में अगर कहीं और जीरो आता है हम क्रॉस कर देंगे। वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, सारे रोज ऑपरेशन हमने परफॉर्म किया है इसमें। तो हमारे पास ये असाइनमेंट हुई है। अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि वर्जन काउंटर 1 जो है वो पर्सन सी को असाइन हो गया। पहले पर्सन सी ऐसा था जिसको कोई भी काउंटर नहीं असाइन हुआ, लेकिन ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद जो हमने क्रॉस किए थे और उसके अंदर से हमने मिनिमम वैल्यू निकाल के अनक्रॉस सेल्स के अंदर से माइनस कर दी थी, और इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने पुट करनी होती है, और जो डबल्स क्रॉस थे वहाँ पे ऐड कर दी थी, और जो सिंगल क्रॉस सेल्स थे उनको हमने एज इट इज नोट डाउन कर दिया था। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बना था उसके अकॉर्डिंग हमने जब असाइनमेंट की तो उसमें क्या हुआ कि पर्सन सी को अब काउंटर 1 असाइन हो गया। यहाँ पे था काउंटर 2 जो कि पर्सन ई को असाइन हो गया, काउंटर 3 हमारा पर्सन 1 को असाइन हो गया, और काउंटर 4 जो है हमारा पर्सन डी को असाइन हो गया, और काउंटर 5 जो था फिफ्थ वन जो काउंटर था वो हमारा पर्सन बी को असाइन हो गया। अब देखें 1 to 1 असाइनमेंट होगी, यानी कि हर काउंटर पे एक पर्सन ही असाइन हुआ और हर पर्सन एक ही काउंटर के साथ एसोसिएटेड है। लाइक ये इसके साथ है कोई और, मतलब कि यानी कि काउंटर 1 पर्सन सी के साथ एसोसिएटेड है। देखें बाकी कहीं इस रो के अंदर डबल स्केयर तो नहीं ना हुआ हुआ, इसका मतलब ये है कि भाईजान वो किसी और का असाइन नहीं हुआ हुआ। ये जो था यानी कि ये क्रॉस हम क्यों लगाते हैं, इसी वजह से लगाते हैं कि भाईजान जब हमने पर्सन सी को ये वाला काउंटर असाइन कर दिया है तो हम ये वाला, यानी कि आपके पास ऑप्शन होती है, काउंटर 1 के पास ऑप्शन है कि वो पर्सन सी के साथ एसोसिएट हो सकता है या पर्सन ई के साथ एसोसिएट हो सकता है। तो अगर हमने इसको पर्सन सी के साथ एसोसिएट कर दिया है तो हम इसको पर्सन ई के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। अगर हम दोनों को कर देंगे तो फिर तो 1 to 1 मैपिंग ही ना हुई, तो वो तो गलत हो जाता है। इसलिए जब हम एक बस केयर कर देते हैं इसलिए हम उसकी रो और कॉलम में क्रॉस लगाते हैं, क्योंकि वो अब एक के साथ एसोसिएटेड हो गया, अब वो किसी और के साथ एसोसिएट नहीं हो सकता।
तो ये चीज़ थी। तो जब हमने ये देखा तो ये देखें हमारे पास 1 टू 1 मैपिंग हो गई है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है कि सिंस ईच रो एग्जैक्टली 1 इन सर्कल 0 देन द करंट असाइनमेंट इज ऑप्टिमल, यानी कि ऑप्टिमल हो गया। क्योंकि ऑप्टिमल क्या होती है असाइनमेंट प्रॉब्लम में? ऑप्टिमल होती यही चीज़ है कि 1 टू 1 असाइनमेंट आपकी हो जाए। तो 1 टू 1 असाइनमेंट हो गई है। तो हमारे पास क्या था वही हमने यहाँ पे लिखा है कि ऑप्टिमल असाइनमेंट क्या थी कि 1 जो है हमारा सी के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि काउंटर 1% सी के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ से आप देख सकते हैं काउंटर 1% सी के साथ एसोसिएटेड है। इसी तरीके से सारे जो मैंने बात पहले डिस्कस की वही यहाँ पे लिखी है। और हमारे पास जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट होगा वो क्या होगा? जी, यानी कि आपने क्या करना है कि ये जो सर्कल्स हुए हैं ना, वैल्यूज जो सर्कल हुए हैं, इनके कोरस्पॉन्डिंग हम जो ओरिजिनल क्वेश्चन होता था जो कि कॉस्ट वाला हमारे पास था ओरिजिनल, ये देखें ये रहा ओरिजिनल। तो मैं ना साथ साथ आपको ये दोबारा ओपन करके भी दिखा देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। साइड बाय साइड जब ओपन करेंगे तो वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अ, तो था ये देखें, ये हमारे पास था ओरिजिनल क्वेश्चन, ये कॉस्ट वाला हमें मैट्रिक्स दिया हुआ था ये। तो हमारा जो सोल्यूशन है वो फाइनल जो ऑप्टिमल क्या थी इटरेशन वो ये है। अब आपने क्या करना कि ये देखें जीरो यहाँ पे हाईलाइटेड है, इसके कोरस्पॉन्डिंग आपने इस सेल की कॉस्ट देखनी जो ओरिजिनल क्वेश्चन में था, मतलब कि जो आपको इनिशियली दिया हुआ था। तो आप जाके जब यहाँ पे क्या था, ये जीरो था, जीरो के कोरस्पॉन्डिंग था 22। आप देखें अ, अ, हाँ जी, तो सॉरी ये वाला वो नहीं था, मैंने ना आपको ये शो कर रहा था। ये दरअसल वो था जो हमने 62 माइनस करके दिया था। ये इस तरह की गलती कर देते हैं बच्चे अक्सर। तो जिस तरह मेरे से हो गई थी, मैंने जल्दी जल्दी में देखा, ये देखें कि ये हमने वो मैट्रिक्स लिखा हुआ था जो हमने 62 माइनस किया था ओरिजिनल क्या था हमारा जो मैट्रिक्स था उसमें से, क्योंकि हमने इसको मैक्सिमाइज से मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया था। हमने ओरिजिनल देखना था, ये देखें ओरिजिनल वाला ये था हमारा। तो ये देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ था ये देखें, ये आपने सेल देखना है, यानी कि काउंटर 1% सी को असाइन हुआ हुआ है, यानी कि ये वाला सर्कल हाईलाइटेड है। तो इस सर्कल के कोरस्पॉन्डिंग हमने ओरिजिनल देखना, क्वेश्चन जो हमें गिवन था उसको देखना है। तो उसमें इसके कोरस्पॉन्डिंग सेल में हमने देखा तो यहाँ पे देखें 40 लिखा हुआ है, ये कॉस्ट 40 थी। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे 40 ऐड कर दिया, 40 प्लस अब अगली को देखेंगे जो कि था 2e के साथ एसोसिएट, यानी कि काउंटर जो 2 है वो हमारा एसोसिएटेड था पर्सन ई के साथ। उसकी कॉस्ट क्या है 36, वो 36 हमने नोट डाउन यहाँ पे कर दी। इसी तरीके से हमने रिस्पेक्टिवली सारे एक और मैं करके दिखा देता हूँ, लाइक ये थर्ड वाला पकड़ लेते हैं। ये था हमारा पर्सन सॉरी काउंटर 5 पर्सन बी के साथ एसोसिएटेड था। आपने ये वाला सेल देखना है कोरस्पॉन्डिंग ओरिजिनल मैट्रिक्स में जो कि हमें दिया हुआ था। तो उसमें आप देखें यहाँ पे 62, तो ये 62 आपने ऐड कर देना है। इसी तरीके से ये देखें यहाँ पे 62 है, यानी कि जब आप सारे ये इन सब की कॉस्ट आप चेक कर लेंगे ओरिजिनल मैट्रिक्स से, तो उन सब का सम क्या होगा 240, 240 कह रहा 214। तो ये हमारा जो था प्रॉफिट, जो उसने कहा था कि आपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, था हमारा जो मैक्सिमाइज प्रॉफिट आया वो हमारा आया 214। तो बाज़ औक़ात यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाईजान हमने मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया था, तो यहाँ पे मिनिमाइज क्यों नहीं लिखा? तो दरअसल ऐसे नहीं होता कि आपका जो आंसर देते हैं ना एंड पे वो वही होता है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव फंक्शन में पूछा गया है। क्योंकि लाइक हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मिनिमाइजेशन मेथड यूज़ किया, लेकिन आप देखेंगे इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमने जब हमारा 1 टू 1 असाइनमेंट होगी थी तो हमने उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कॉस्ट देखी है ना, वो हमने ओरिजिनल जो हमें उसने दिया हुआ था मैट्रिक्स उसकी देखी है। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे 40 था, यहाँ पे 62, ये हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स दिया हुआ था। तो कॉस्ट तो हमने हमने दरअसल सिर्फ मिनिमाइजेशन वाला जो प्रॉब्लम मेथड यूज़ किया उसको हमने इसलिए यूज़ किया कि हम इसको 1 टू 1 मैप कर दें। जब 1 टू 1 मैप हो गया तो हमने देखें कि मैंने इसलिए कहा था कि ओरिजिनल क्वेश्चन वाले मैट्रिक्स के हमने वैल्यूज़ उठानी होती है, क्योंकि ये हमारा कॉस्ट मैट्रिक्स होता है इनिशियली। तो हमने इसके कोरस्पॉन्डिंग इसके अकॉर्डिंग ही हमने कॉस्ट को ऐड किया। तो हमारा जो आंसर आया था वो है 214। हमने ओरिजिनल कॉस्ट को ही ऐड किया। बस हमने जो मिनिमाइजेशन वाला मेथड यूज़ किया था वो बस 1 टू 1 असाइनमेंट करने के लिए था। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी।
और ये लेक्चर भी इंपॉर्टेंट था। इसमें मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही स्टेप है चेंज मिनिमाइजेशन वाले केसेस से, जिसमें हम कहते हैं कि जो हमें ओरिजिनल क्वेश्चन दिया होता है इसके अंदर से हमने मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होती है, जो कि 62 थी इस केस में। और इन सब में से फिर हर सेल की वैल्यूज़ को हम 62 में से माइनस कर देते थे और उनके एब्सोल्यूट वैल्यू को हम दोबारा लिखते थे नोट डाउन करने के बाद। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आता था सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो वो हमारा मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गया होता था। लाइक मतलब कि हमारी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम अब मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हम वही जो लास्ट लेक्चर्स में करते हुए आ रहे थे, रो में से मिनिमम निकाला, कॉलम में से निकाला, देन सब्ट्रैक्ट करने के बाद रो में से मिनिमम निकाला, सब्ट्रैक्ट किया, देन उसके बाद कॉलम में से मिनिमम निकाला, सब्ट्रैक्ट किया। देन अगर देखा कि 1 टू 1 असाइनमेंट हो रही है, ठीक है, अगर नहीं हो रही तो देन हम फेज़ 2 पे चले जाते थे। हंग्री मेथड के जो होता था कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइन्स आपने यूज़ करनी थी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जिसमें आपके सारे ज़ीरोज़ जो आ रहे हैं आपके मैट्रिक्स में वो सारे क्रॉस हो जाएँ। तो मैंने इसमें भी एक्सप्लेन कर दिया और प्रीवियस लेक्चर्स में वो सारा मेथड एक्सप्लेन किया हुआ था। तो बस ये है कि आपने देखना है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है। अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है उसको आपने मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करके देन आपको उसी मेथड से सॉल्व कर लेना है। अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो वो एज इट इज़ ही आपको पता है कि किस तरीके से करनी है। और बच्चों को नहीं पता लगता कि भाईजान मैक्सिमाइजेशन कब होता है। अगर प्रॉफिट वगैरह है तो आपने उसको मैक्सिमाइज करना होता है। अगर कॉस्ट वगैरह के रिलेटेड क्वेश्चन है इसी तरीके से, तो आपने उसको मिनिमाइज करना होता है। तो ये था आज का लेक्चर। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।